सियासत में लंबे वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 2022 में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल की दूसरी पारी में जो मंत्रिमंडल बनाया, उसमें शुरुआत से ही 3 मंत्री पद खाली थे और अब कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन से कैबिनेट का चौथा पद भी खाली हो गया है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कब होंगे दायित्वों के बंटवारे। कुछ महीने पहले बीजेपी आला कमान ने गोपनीय सूची प्रदेश संगठन से मांगी थी, जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर खुद सौंपी थी, लेकिन अभी तक उस पर मुहर नहीं लग पाई है। वहीं जब भी सीएम धामी दिल्ली जाते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तून पकड़ने लगती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कितने फेर में होगा फेरबदल। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ दिल्ली में भेंट वार्ता की और उत्तराखंड के विकास को लेकर काफ़ी लंबी चर्चा आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी के साथ हुई। उत्तराखंड का विकास किस प्रकार तेजी से हो और विभिन्न क्षेत्रों को जो नई नई योजनाएं केंद्र से हमें मिल सकती हैं और उनको लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के साथ विस्तार से जो है चर्चा की। दायित्वधारियों की घोषणा को लेकर कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और उसको लेकर जो भी दिशा निर्देश शीर्ष नेतृत्व से प्राप्त होंगे उन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से जब भी जो है उचित समय होगा वो सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और आप सब लोगों के सामने वो सही समय पर सही चीजें आ जाएंगी। तो आपको बता दें कि लंबे वक्त से ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हमने देखा था प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये कहा था कि होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, दायित्वों का बंटवारा होगा। उसके बाद कहा गया कि नवरात्रों के बाद होगा, लेकिन ये समय ऐसे ही चलता रहा। पहले से मंत्रिमंडल में 3 पद खाली थे और अब चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद अब वो पद, जो चौथा पद है, वो भी खाली हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कितने समय में ये जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कितना लंबा वक्त और इसमें लगेगा। साथ ही साथ जो दायित्वों के बंटवारे होने थे वो भी अब तक नहीं हो पाए हैं, जबकि एक सूची, गोपनीय सूची जो है वो राष्ट्रीय संगठन द्वारा मांगी गई थी, जो खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जेपी नड्डा को सौंपी थी। उसके बावजूद भी 2-3 बार इस पर चर्चा हो चुकी है। जो लिस्ट जारी की गई थी उस पर मंथन किया जा चुका है, लेकिन अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। आगामी जो चुनाव हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो प्रदेश में या फिर लोकसभा चुनाव हो, इसके बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी लंबी वक्त लग रहा है यहाँ पर तमाम जो दायित्वों के बंटवारे हैं, और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये दायित्वों के बंटवारे हों, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से यहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी भी जो है दायित्वों का बंटवारा नहीं हुआ है। सूची भेजने के बावजूद भी अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। चर्चाओं का बाजार ज़रूर गर्म हो जाता है जब भी मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली दौरे पर जाते हैं, राष्ट्रीय संगठन से मुलाकात करते हैं, तो ये माना जाता है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और दायित्वों का बंटवारा भी होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कितने फेर में फेरबदल होगा और कितना समय यहाँ पर दायित्वों के बंटवारे में लगेगा, कितने देर में यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर क्यों इतना लंबा वक्त लग रहा है दायित्वों के बंटवारे में। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, जो काफ़ी लंबे वक्त से, क्योंकि 2022 में जब चुनाव जीता था, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उस वक्त शुरू से ही 3 पद जो हैं मंत्री पद वो खाली थे और अब चौथा पद भी खाली हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन वो लोग होंगे जो इस मंत्रिमंडल में रिक्त पदों को भरेंगे, किसको जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी, और आखिर जो सूची बनाई गई है पदाधिकारियों की, उसको फाइनल करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है।
तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा है कि कितने फेर में होगा फेरबदल। हमारे साथ हमारे मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश काला रतूड़ी युवा कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ डीके पाल जी, आप प्रवक्ता, वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आऊंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये अहम मुद्दा है, चाहे वो दायित्व बंटवारा हो या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार। इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, संगठन और सरकार में बातचीत पूरी तरह से हो चुकी है और तमाम जितने भी दायित्व, जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं को मिलने हैं, एक सीमित उसकी संख्या होगी और उसका निर्धारण प्रदेश स्तर पर लगभग एक सूची बनी है और एक बहुत ही जल्दी एक किसी भी शुभ घड़ी में उसका, मैं सोचता हूँ, हमारे सामने पूरी लिस्ट भी आएगी और बहुत जल्दी दायित्वों का बंटवारा भी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, यश मैं आपके पास आऊंगी। क्या मानते हैं क्यों इतनी देरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, चाहे वो दायित्व बंटवारे हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो? देखिए, मंशा में खोट सबसे बड़ा रीज़न है और दूसरा काबिल मंत्री ना मिल पाना और भाजपा की काबिलियत में भी कहीं ना कहीं खोट है। ये कह रहे हैं कि भाई शुभ मुहूर्त तो होली के बाद आप कह रहे थे, चर्चाएं बड़ी तेज थी बाजार में कि अब मंत्री बदलेंगे, अब नए मंत्री आएंगे, खाली विभाग को एक नया अपना मंत्री मिलेगा, लेकिन उसके होली के बाद तो कई सारे शुभ अवसर आकर चले गए। तो ये अब आप कौन से बहानेबाजी कर रहे हैं? अरे आप अपने नहीं, अगर आपको लड़ना है तो भाई मैं अगर बोलने लगा आप नहीं बोल पाएंगे, अपने घर की चिंता करिए। मैं अगर बोलने लगा आप नहीं बोल पाएंगे। आप हम अपने अपनी चिंता की टीम का गठन अरे नहीं कर चलिए पाए। सुनिए, अपने सुनिए, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनिए, विपक्ष अपने घर की चिंता अपने आप में विपक्ष क्या कुछ करे, विपक्ष की टीम बने ना बने, अरे आपका मंत्रिमंडल अगर नहीं बनता है तो जनता जूझती है। विपक्ष में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका इम्पैक्ट विपक्ष पर पड़ेगा, ना कि लोगों पर। अगर आपको चिल्लाना है तो मैं आपसे दुगना चिल्ला सकता हूँ। यश आपका वक्तव्य मैं जानना चाहती थी। बिल्कुल चिल्लाइए, ठीक है संजीव जी, पर आपकी तरह हम बिना फैक्ट के नहीं आ जाते हैं यहाँ डीके पर हल्ला करने के पाल जी, लिए। मैं आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या मानना है, क्यों यहाँ पर देरी हो रही है? जी नमस्कार। पहले तो जी देखिए, वैसे तो ये सरकार का अपना एक स्वयं का अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल को एक ही व्यक्ति को सारे बांट दे या कोई संवैधानिक प्रक्रिया का जो है उसको निभाए। दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार न होना, ये तो त्रिवेंद्र सिंह की सरकार से लेकर के और आज तक भी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकारें मंत्रिमंडल को फुलफिल नहीं कर पाई हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम मंत्रिमंडल को प्रॉपर नहीं करते हैं और उसको एक संवैधानिक रूप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से जो विभाग दबे रह जाते हैं, यानी किसी के पास नहीं आते या एक के पास ही बहुत सारे विभाग हो जाते हैं, तो कुछ विभागों में जो गंभीरता से काम हो सकता है पूरे बंटवारे के बाद वो नहीं हो पाता। और ये हुआ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि विभाग नहीं बंट पाए टाइम से, इसलिए विभागों पे काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स का भी विभाग इस बार जो दिया हुआ है, स्पोर्ट्स का विभाग एक ऐसा विभाग है जो एक या दो विभागों के साथ में दिया जाना चाहिए, और हुआ भी आपसे पहले ऐसा ही। कांग्रेस की सरकार ने भी ऐसे ही किया है और राजेंद्र भंडारी जी को दिया था तब, जब पिछली बार खजान राज जी को दिया था तो एक दो तीन विभागों के साथ में स्पोर्ट्स के विभाग को दिया। मुझे लगता है कि अब इस बार जिस प्रकार से रेखा आर्य जी को इस विभाग को दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड में रखा हुआ है, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, दूसरी बात दिव्या ठीक है, जी इसमें से चर्चा जरा में- यही पूछ लीजिए, सत्येंद्र जैन जी 1 साल से जेल के अंदर हैं और उनका उत्तराखंड की उनका बात उनका कीजिए। विभाग ठीक है, उनका विभाग ठीक इन्होंने है, पूरी डीके तरह पाल जी से चर्चा में आएंगे, पूरी संजीव तरह से उनका विभाग दूसरे को भी दिया नहीं ठीक है। और ना ही उनको मंत्री पद से हटाया। ठीक है, संजीव ये जी, आम चर्चा आदमी में पार्टी आएंगे। है। नरेंद्र अरे जी, वाह, आप ये है आम अग्रवाल आदमी जी की ठीक बात है, कर लीजिए, ठीक है, जिन पर आरोप होने के बाद भी वो खुलेआम उन्होंने घूम इस्तीफा रहे दे हैं। दिया था। ठीक है, डीके पाल जी, चर्चा में आऊंगी सर। नरेंद्र सेठी जी, क्योंकि मीडिया में ये चर्चाएं थी, हमेशा से रही हैं, मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा, दायित्वों का बंटवारा अब होगा। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तब ये कयास लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कयास ही लग रहे हैं।
दिव्यदर्शनी जी देखिए, जो सबसे सोचने लायक बात है वो ये है कि जब ये राज्य बना था उस समय ये दायित्वधारी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मंत्री होते थे, वो भी एक दो, और कुछ विधायक होते थे। उस समय भी बहुत खूबसूरती थी इस राज्य की, और बहुत शांत, आबोहवा भी अच्छी थी, और लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा था। आज पूरी तस्वीर बदल गई है, और ये शुरुआत करी जब से उत्तराखंड बना, उस राज्य को बनने के बाद से लेके अभी तक, चाहे वो भाजपा रही या कांग्रेस रही, सब ने दायित्वधारियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी करी, जिसमें उसकी संख्या कोई 50, 60 या 100 तक नहीं, 300, 350 तक भी रही। और दिव्यदर्शनी जी, अभी आप बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ एक छोटा सा इसका कैलकुलेशन किया है। ये जो जैसे कांग्रेस के समय पर अगर 350 और बीजेपी के समय पे भी इतनी ही संख्या रही, तो इनका वार्षिक और मासिक अगर आप खर्च लगाएं तो 45 करोड़ रुपए साल का खर्च इन पे दायित्वधारियों पे आता है, जिनका कार्य अगर पूछा जाए उनसे, जिस क्षेत्र के लिए उनको घोषित किया जाता है, वो केवल एक स्टेटस सिंबल होता है। तो अगर उत्तराखंड का मंत्रिमंडल 3 मंत्रियों के बिना चल सकता है 5 साल तक, तो मुझे लगता है दायित्वधारियों को भी मितव्ययता की दृष्टि से देखते हुए, प्रदेश के वित्तीय हालत को देखते हुए, इसकी संख्या को भी काट कर से केवल वहीं तक सीमित कर देना चाहिए जहां तक कि बहुत ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता हो। मुझे लगता है कि दोनों समर्पित दल जो हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा है, या जैसे आम आदमी पार्टी है बीच में, तो ये कार्यकर्ता बेस्ड अपनी परफॉर्मेंस चाहते हैं। ये खुद बोलते हैं इस बात को कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो ज़मीनी स्तर से और आखिरी पंक्ति से लेके शुरुआती दौर तक, वो आपका बड़ा प्रचलित सा वो है, संजीव जी, वो क्या कहते हैं, पर्चा धारक, क्या बताते हैं वो आप। तो इसलिए इन पूरी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो दायित्वधारियों की लिस्ट है उसको तो पहले बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट करके बिल्कुल कम ही पे ले आए। और दूसरा जो अभी जो ये मुद्दा ये है कि ये घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा दबाव होता है कि घोषित कर देने से हो सकता है कि इनके एस्पायरेंट्स जो हैं, जो इनके जो चाहने वाले हैं कि उम्मीदवार हैं उन पदों के, उनकी संख्या हो सकती है कि 500 से अधिक हो, और सबकी प्रतिपूर्ति उनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो असंतोष को कहीं दबाने के लिए भी हो सकता है कि अभी वो एक साइलेंट मूव चल रहा है, जिसके तहत किसी तरीके की एक चिंगारी ना छेड़ी जाए, अभी वो फाइल दबी ही रहे। ठीक है संजीव जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया है सेठी जी ने कि कहीं ना कहीं जो शॉर्टलिस्ट करने की बात है, 350 अगर आप दायित्वधारी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं खर्च और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या यही वजह तो नहीं है कि आप लोग अभी नहीं करना चाहते हैं दायित्वधारियों का ऐलान, या फिर दायित्वधारी नहीं बनाना चाहते? दिव्य जी देखिए, पार्टी के अंदर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता एक अच्छा मुकाम रखते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी को सरकार उन्हीं की मेहनत की और उन्हीं के जज्बे की बदौलत पार्टी सरकार में आती है। और एक तरह से मैं सोचता हूँ बहुत लंबी चौड़ी आकार तो हम सोचते हैं नहीं हम उसको देने जा रहे हैं, बल्कि जितने भी कम से कम जो भी संख्या होगी उस संख्या में दायित्वधारी होंगे। और जैसे कि बात रही मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में जो भी 4 अभी पद खाली हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जब उचित समय देखेंगे, जैसा भी चाहेंगे। चौथा तो अब खाली हुआ है सर, 3 तो पहले से खाली थे। क्या जरूरत महसूस नहीं हुई, या फिर जो कहा गया कि आपको प्रॉपर उस काबिलियत के, उस कैलिबर के लोग नहीं मिले जो मंत्री पद संभाल सकते हैं? दिव्य जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता पूरे कैलिबर वाला है। हर पार्टी का हर जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से क्षमतावान है। हम किसी की भी क्षमता को कम या ज़्यादा नहीं आंकते हैं। और प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो पूरी निष्ठा के साथ काम करता है, और उनकी निष्ठा का के अनुरूप यदि दायित्व का बंटवारा होता है तो मैं सोचता हूँ उसमें बुराई क्या है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप कार्यकर्ताओं को तो रहने दीजिए,
क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो आप मंत्री बना नहीं सकते, पर आप जिन विधायकों को बना सकते हैं, अपने पूर्व मंत्रियों को बना सकते हैं, कम से कम उन्हें तो बना दीजिए ना मंत्री। आपसे पूछ के बनाएंगे क्या? नहीं नहीं, तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए भैया, आप प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए, आप प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए। अरे आप लोग बहानेबाजी करते अपनी पार्टी के, जब कांग्रेस का कुछ रहेगा, आप हमारी बात तो हो रही है, अपनी बात कीजिए ना, हमारी बात हो रही है क्या? अरे अपनी बात कीजिए, आप कहाँ रहे कांग्रेस में? अपना देखिए ना, सरकार में विपक्ष है, आप हैं, सरकार में हमें यहाँ पे, सरकार किसकी है? बोल दीजिए सरकार कांग्रेस की है, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव दोबारा लड़ेंगे हम अपने आराम से। अरे आप अपनी बात कीजिए, मंत्रिमंडल आप लोगों का है, सरकार आपकी है, भूल जाते हैं क्या? विपक्ष का दौर अभी भूल गए क्या? 9 साल से अभी तक आपको एहसास ना हुआ? ऑब्जर्वर आकर आपके पार्टी को चलाएंगे क्या? अभी तक ये नहीं पता ऑब्जर्वर चलाएंगे क्या प्रदेश के संगठन को? अरे जवाब दो ना, जनता के साथ है, आपके ऑब्जर्वर चलाएंगे क्या प्रदेश के संगठन को? अपने 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अपने पड़ेगा 1 साल से ज्यादा हो गया, अपनी टीम तो बना नहीं पाए आप। संजीव जी, लेकिन आप लोग सरकार में, आप लोग सत्ता में हैं, सबसे ज्यादा ध्यान आपकी ओर जाता है, विपक्ष की ओर तो जाता ही है, क्योंकि विपक्ष के लिए भी जरूरी है, लेकिन सत्ता पक्ष में अगर मंत्री पद खाली हैं, क्योंकि आप लोग दायित्वधारियों का ऑलरेडी बखान कर चुके हैं कि हम लोग दायित्वधारी बनाएंगे, अगर आप नहीं करते तो शायद ध्यान नहीं जाता, लेकिन अब जब आप लोगों ने बोला है चुनाव का समय है, आप लोग इतनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो नजरें तो इसी ओर टिकी रहेंगी ना सर? दिव्या जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे जितने वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं वो उनसे भी पूरा काम हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे। लेकिन संजीव जी, जैसे अभी आपके 12 मंत्री होने चाहिए, तो अभी जैसे पहाड़ में और जो बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं जहां आपदाएं आ रही हैं, और मुख्यमंत्री जी निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं तुरंत कि आप वहां पहुंचिए, और आईएएस को भी कहते हैं कि रात को आप कैंप कीजिए वहां पे, और उसके बावजूद मतलब 70 विधानसभाओं में आप ये महसूस नहीं करते कि मंत्री पद जो हैं वो भरे जाने चाहिए? वैसे तो 15 मंत्री होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो आप कम से कम जितने रख सकते हैं उतने तो पूरे कीजिए। नहीं, ये तो कांग्रेस की चिंता करेंगे, प्रदेश की चिंता थोड़ी करेंगे, ये अपने मंत्रिमंडल की चिंता थोड़ी करेंगे। इन्हें तो मतलब है कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि गॉसिप क्वीन और किंग भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। अभी जैसे अपने से ना लेना ना देना थी, बात करते हैं। जोशीमठ की जब घटना हुई तो हमारे तमाम जो भी मंत्री वहां पर लगातार कैंप किए रहे, और जब आपदा कहीं आती है, कौन से मंत्री बताइए? अरे नामजद तो बोल दीजिए। अरे धन सिंह रावत जी गए हैं, सुबोध उनियाल जी गए हैं, डेलीगेशन सतपाल महाराज जी गए। अरे आप हमने रिक्वेस्ट किया था कि अरे जाइए, अरे आप जोशी जी बैठे थे वहां पर, उन्होंने कहा था आप जाइए, इन मंत्रियों को भेजिए, चलते ही नहीं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की, तो उन्हें खुद जाना पड़ा। चलता रहेगा, लेकिन डिटेल में अगर जाने संजीव जी, वाकई में यहाँ पर जो बात सेठी जी ने कही है, अरे आपकी पार्टी में किसकी चलती है पहले ये बताइए आप? हरीश रावत की चलती है, हरीश रावत की चलती है, प्रीतम सिंह की चलती है, प्रीतम सिंह की चलती है, हरीश रावत की चलती है। अरे आप बताओ ना, अरे आपकी पार्टी के झगड़े को बार-बार सुलझाने के लिए केंद्र से ऑब्जर्वर आ रहे हैं, यहाँ पर केंद्र से ऑब्जर्वर आ रहे हैं, और वो भी एक तरह से औपचारिकता पूरी करके अपने पर ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी बात दोबारा दिल्ली चले जाते हैं, आपके दोबारा दिल्ली चले जाते हैं, उनकी चल नहीं रही है, उन्हें आपके ऑब्जर्वर की चल रही है, मंत्रालय में प्रभारी की चल रही है, बहुत बड़े नेता काका की बात करते हैं, आप लोग प्रभारी को काका का भी आता नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। अरे बताओ ना, एक मिनट संजीव जी प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज सर, आप लोग ऐसी आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी सर, आप लोग ऐसी चिल्ला के जो है डाइवर्ट करते रहेंगे, आप लोग आपस में बहस करेंगे, किसी की बात हमें सुनने को नहीं मिलती है, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आराम से चर्चा करते हैं, लड़ेंगे नहीं सर प्लीज। डीके पाल जी आपके पास आऊंगी, जो ये बात कही जा रही है कि हर भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के कैलिबर के बेस पे उनको जो है दायित्व दिए जाते हैं, कितने इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं वर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा, वर्मा जी बड़ा बरगद का पेड़ है, आप पर बहुमत मिला हुआ आपको, थोड़ा धैर्य रख के बात करेंगे, सुनेंगे तो शायद आपको कोई एडवाइस भी दे पाएगा विपक्ष।
यदि आप इंटरप्शन ही करते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें पता है लिस्ट में आपका भी नाम है और आपको शुभकामनाएं भी है। जल्दी ही एक लिस्ट आपकी जारी होगी। देखिए, मैं फिर कहूँगा, विशेषाधिकार मंत्रियों को बनाने का मुख्यमंत्री जी का है। आप ठीक है अपने सर, लोकतंत्र के मंदिर में मोदी जी के राह पर चलते हुए क्या कह रहे हैं? आखिर उन विभागों से होने वाले कार्य जी आज की डेट में सालों से कितने प्रभावित हो रहे हैं, उन विभागों के माध्यम से लोगों के काम होने हैं, वो उस गति से नहीं चल रहे हैं जिस गति से एक मंत्रिमंडल को मिलने के बाद में ये चलते हैं, बनने के बाद चलते हैं। तो ऐसा आप नहीं समझते कि राज्य का लोगों का कामों का उनके नुकसान हो रहा है? तो जल्दी से जल्दी सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी तो इसलिए दिव्य दर्शनी जी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सुन रहे होंगे, बड़ी संख्या में इस चैनल को देखते हैं लोग। जी मैं उन कार्यकर्ताओं को जरूर सलाम करता हूँ जिनकी वजह से पार्टियां सत्ता में आती है। जी और जब उनको राज्य मंत्री दर्जा या कोई उनको सम्मान देने की बात आती है, जब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार हट जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं पर अत्याचार है और उनके मनोबल को गिराने जैसा है। कोई भी सरकार हो, ठीक है लेकिन यहाँ एक कमी है। मैं एक 30 सेकंड आपसे और लूंगा इसमें। जी हमारा राज्य, क्योंकि हमारे पास में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, हम सक्षम राज्य में तो गिने जाते नहीं, हम तो कर्जा लेने वाले राज्यों में गिने जाते हैं, जहाँ कर्जा लिया जा रहा है। ऐसे में डीके पाल जी, आपके सवाल का भी जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी रहेगी कि आखिर कितने फेर में यहाँ पर फेरबदल होगा, कब तक दायित्वों का बंटवारा होगा और कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा दायित्वों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। डीके पाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अपनी बात पूरी करें, उसके बाद संजीव जी से जवाब लेंगे। जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि राज्य मंत्री का दर्जा जी हम मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस बात को मैं करना चाह रहा हूँ कि वो विशेषाधिकार का इस्तेमाल करे कैसे। हमारा राज्य कर्जे में डूबता जा रहा है, हम अपने राज्य की जो फाइनेंशियली स्थिति को जो है मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ज्यादा और भार नहीं डालना चाहते होंगे। हालांकि इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने जैसा है, ये उनके विश्वास को तोड़ने जैसा है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है हमारे पास। हम राज्य मंत्री का दर्जा दे सकते हैं उन लोगों को जो पार्टी के अंदर ईमानदारी से काम करते हैं, और ये मिलना चाहिए उनको अधिकार। मैं तो कहता हूँ वर्मा जी को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये भी बड़ी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बेचारे क्या करें, ये तो वही बोलेंगे क्योंकि इनको भी मालूम है कि राज्य वैसे कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जी विशेष अधिकार पर हम छोड़ देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया को, हर संवैधानिक प्रक्रिया को मुख्यमंत्री को चाहे विशेषाधिकार को पीछे रखे, उसके अलावा भी उसको सही तरह से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए इस बात का कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार को पीछे रखकर कई चीजें ऐसी होती है जो संगठन के तौर पर कर लेनी चाहिए। दिव्य जी देखिए, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और तमाम विभाग अपने पूरे जितना काम उनको करना चाहिए उतना कर रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी विभाग हो। हम सरकार के काम में किसी भी तरह से जैसे अभी आपने कहा कि 3 मंत्री कम हैं, तो हम सरकार के कामकाज में किसी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है और सरकार अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम कर रही है। और बात रही दायित्व की, आने वाले समय में पार्टी संगठन ने एक लिस्ट जो संगठन को देनी थी वो सरकार को देनी थी, वो सरकार को दे दी है। और अभी उसमें अंतिम मोहर जैसे ही लगेगी वो हम सबके सामने होगा और एक
शुभ अवसर। लेकिन संजीव जी। जी, सवाल मेरा ये है कि आप लोग कह रहे हैं शुभ मुहूर्त, आप लोग ऑलरेडी जब एक चुनाव खत्म नहीं होता उसके बाद आप दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। निकाय चुनाव नजदीक हैं, 24 का चुनाव नजदीक है, आप लोग पुरजोर तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा सर? क्या आपको लगता नहीं कि अगर आप अभी दायित्वों के बंटवारे करेंगे तो जाके आप लोग प्रॉपरली फंक्शनल हो पाएंगे? बीच में कैसे करेंगे आप लोग दायित्वों के बंटवारे? दिव्य जी देखिए, हमारा जितना भी कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ का हो, मंडल का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय टीम हो, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करता है। हम लोग ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं कि दायित्व मिलेंगे तो ही कार्यकर्ता काम पे जुटेगा। कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ कमल को खिलाने के अपने एक मिशन पे लगा हुआ है। और चाहे आपने जैसे कहा कि हमारे सम्मुख कई सारे चुनाव हैं। अभी 2023 में हमारे नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव हैं। उसके बाद 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव हैं। तो पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लगी है। हमारे जितने भी पार्टी के मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, सबके लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे पन्ना प्रमुख हैं। हमारे और पार्टियों की अपेक्षा और पार्टियों में जहां उनका संगठन का अभी पूरी तरह से विस्तार वो लोग नहीं कर पाए, हमारे पार्टी में हमारी पार्टी एक मिनट सुनिए ना, हमारी पार्टी में थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। मन की बात चल रहा है क्या? हमारी पार्टी में ये मन की बात चल रहा है क्या? मोदी जी की राह पर चलते चलते इन्होंने रामायण के एक पात्र का नाम ले लिया यहाँ पर और उनकी तुलना कर दी मुझसे। मैं तो कह रहा हूँ आपकी गाइडेंस तो सरकार बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन आप भी रामायण के वही किरदार है जिसने माता कैकेयी को भड़काया था श्री राम जी के खिलाफ। सुन लीजिए जहां पर कांग्रेस पार्टी एक साल से को भड़काया राम जी के खिलाफ, और आप भी सरकार को जो है कांग्रेस पार्टी एक साल से अपने प्रदेश की अगर आप बंकरा ना होते, सुन हमारी लीजिए पार्टी में आप बंकरा ना होते प्रमुख क्या पता 11 अच्छा काम कर रही टीम है। तक बना चुके हैं। हम लोग पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो काम किया उसको आप शिद्दत कहेंगे, या धन सिंह रावत जी जो करते हैं प्रशिक्षण देने के लिए चले जाते हैं दूसरे स्टेट में, उसको आप कहेंगे कि भाई ये है उनका कार्य? या आप वन मंत्री को कहेंगे जो मुंबई निकल जाते हैं, जो मुंबई चले जाते हैं, आप इनको कहेंगे? हरीश रावत जी तो सत्ता में है ही नहीं, हरीश रावत जी तो सत्ता में ही नहीं। जवाबदेही सरकार में आप लोग हैं, जवाबदेही विपक्ष आप लोगों का जवाब दे भाई, आप अपना जवाब दीजिए ना। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्यों इतना वो कर रहे हैं? सरकार ने कुछ भेजा नहीं क्या पर्चा जिसको देख करके आप उसकी वाहवाही कर सकें? अरे आप क्यों नहीं भेजते? आप कर्नाटक भेजिए ना, कर्नाटक भेजिए। अरे कर्नाटक भेजिए ना, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, भेजिए ना। क्यों नहीं भेज रहे आप? संजीव जी, मैं आपसे पूछूंगी सर, इससे पहले आप लोगों ने आईटी जो क्षेत्र है, आईटी विभाग है, उसके पदाधिकारी आप लोग घोषित कर चुके थे, आपने अपने बूथ लेवल के अधिकारी घोषित कर दिए। लेकिन पदाधिकारी अगर आप लोगों को दायित्वधारी बनाने ही हैं तो उसमें इतना समय क्यों लग रहा है? आपने कहा पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, लेकिन इतना समय कि आप क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन नाराज हो सकता है, किसको देना चाहिए, कौन उसमें रिएक्ट नहीं करेगा? क्या ये पूरा सोचने में इतना टाइम लग रहा है जिसकी वजह से आप दायित्व नहीं दे पा रहे हैं? दिव्य जी देखिए, ये सोच आपकी है। ये सोच नहीं सर, क्वेश्चन है, सिर्फ एक सवाल है। ये सोच आपकी है कि कोई नाराज है या नाराज होगा इस करके नहीं दे सर, रहे। जो एग्जांपल सेठी जी ने दिया था कि अगर आपने कहा 500 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने तो आपको क्या पहले 500 के कहा 500 को हमारी दे देंगे? अनुशासित पार्टी है, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर अनुशासन है और अनुशासन से भारतीय जनता पार्टी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को पूरा देश दुनिया में सराहा जाता है। ये कांग्रेस की तरह जी की मीटिंग में महिलाएं आपस में भिड़ गई, जैसे निशंक जी की मीटिंग में महिला मोर्चा की महिलाएं आपस में भिड़ गई, तमाशा करने लगी। जैसे कार्यकर्ता आकर अपने प्रदेश अध्यक्ष जैसे खजानदार उसको बंधक बना देते हैं और पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, वैसा अनुशासन
अनुशासन प्रदेश बताइए ना किस तरह का इनकी अनुशासन प्रदेश की बताइए क्या प्रवक्ता गरिमा दसौनी करती है। ठीक है। अरे इनकी भैया, गरिमा आप फिर दसौनी गरिमा बोलती दसौनी, है अरे आपने कि उनका नाम लिया है? इनकी कल की गरिमा डिबेट दसौनी करनी है, 4 बजे आकर ये डिबेट। बोलती शांत, हैं, शांत, इनकी यस, गरिमा ठीक है। दसौनी बोलती बोलिए, हैं आकर बोलिए। कि क्या, रुड़की क्या? के कार्यकर्ता आए, आराम से, सर, रुड़की के कार्यकर्ता आए और उन्होंने अमर्यादित आचरण किया। तो अमर्यादित आचरण कौन सा किया, प्रूफ उनको ये कीजिए भी ना, बताना प्रूफ चाहिए। कीजिए। ये भी अरे अरे प्रूफ कीजिए, अरे अरे सबूत प्रूफ लाइए, ठीक है, अरे संजीव प्रूफ जी, अरे कोई प्रूफ यहाँ तो पे आप लेके करिए ना, आप लोग आप प्लीज करिए ना बहस प्रूफ। पर- अरे आपके घर का मामला आप ठीक है, करिए। यस। हमें क्या जरूरत है? संजीव जी, आपके प्लीज, घर का सर, प्लीज, मामला है, मैं आप दोनों को रोकना आपके घर का चाहूंगी। मामला है, आप यस, प्रूफ आपके लिए, करिए। यस, बोला है आपके तो लिए, दम रखिए, तो आपके अरे लिए आपके सवाल है। घर का मामला ठीक है, है। आप प्रूफ कीजिए ना। ठीक है अरे संजीव आप जी, अपने प्लीज घर की आप कलाएं प्लीज ना आप शांत हो लीजिए जाइए। यहाँ यस, पर। आपके लिए सवाल है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे बहुत आरोप अभी भी लगाए हैं कि आप लोग संगठनात्मक तौर पर आप लोग जो है पदाधिकारी घोषित नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए भी है। पीएल पुनिया यहाँ पर आए और उन्होंने मीटिंग की, सबका खोजबीन करने की कोशिश की, पार्टी में क्यों लोग नाराज चल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कहाँ है सर? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप पर उनकी तरह आरोप तो नहीं मढ़ूंगा कि आपकी ऐसी ये सोच हो सवाल है, सकती है। हाँ, मैं सोच वही है, तो मैं ये वही तो सवाल कह रहा हूँ, मैं आप पर कोई आरोप नहीं मढ़ूंगा, बोलने मैं तो के लिए आपके कुछ सवाल नहीं को सीधा लूंगा। बोलने के लिए है, लेकिन ये बात सही है कि हमारे पास डाइवर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे आप लोगों के पास ठीक है, होता है। ठीक उस चीज में हमारे पास कमी चल रही है बहुत। और अब सुनिए जरा, जी। हाँ, आपने कहा पीएल पुनिया जी आए, तो उस पर भाजपा ने एक एजेंडा चलाया कि वो तो जो है कांग्रेस के अंतरकलह को लेकर के ये वो। पहली बात तो अंतरकलह नहीं है अंदर। आपसे ज्यादा हंसी तो मुझे आप आती दोनों है, प्लीज। आपसे ज्यादा हंसी तो मुझे दिव्या आती जी, है। दिव्या आप तो जी, माहौल बना रहे हैं, इन्हें भी ले लीजिए फ्रेम में, सर, ये कितनी अच्छी कपिल शर्मा का हंसी शो हंस रहे है। हैं। प्लीज आप लोग उत्तराखंड अरे वाह, वाह, कांग्रेस प्लीज, को प्लीज, अब आप पर्यवेक्षक सुनिए ना, चलाएंगे। अब सुनिए, उत्तराखंड पर्यवेक्षक- कांग्रेस को अब पर्यवेक्षक चलाएंगे। अरे आपके मीनाक्षी लेखी जी कौन है ये बताइए? इनके प्रदेश आपके अध्यक्ष विजय के वर्गीय बस का जी तो कौन कुछ है? नहीं। वो चला रहे इनके हैं आपकी प्रदेश सरकार अध्यक्ष के को। बस का तो आप कुछ है सुनिए, नहीं। ये लोग इतना अपने समय हो गया, प्रदेश मैं प्रभारी समझता के हूं, ऊपर मुझसे बड़ी इल्जाम उम्र लगा होगी देते आपकी हैं। पॉलिटिक्स में। ये अपने आपको प्रदेश मुझसे ज्यादा प्रभारी समझ के होगी। ऊपर सर, इल्जाम लगा पर्यवेक्षक रहे हैं। आखिर क्यों आ संजीव रहे जी, हैं? उनकी बात भी सुन लेते हैं। हरीश रावत जी, मगर उनकी बात- चुनाव और नहीं आ रहा है। शिखंडी हरीश रावत जी से अपनी कितना प्रेम मैंने पार्टी देखे, के वाह वाह संजीव वाह। जी, अरे संजीव जी, देखिए, अब आप हरीश प्लीज- रावत जी से कितना प्रेम है। शिखंडी, 10 ठीक है। 10 वर्ड नहीं बोल आप सकते लोग उनके को सामने। रोकना दे चाहूंगी रहे हैं। दोनों को। अब संजीव बताइए। जी प्लीज आप लोग फिर उसी और- बात पे आरोप देखिए, प्रत्यारोप मैं उनकी इस बात तरह सुन से लेते हैं। ठीक डिबेट है, नहीं कर सकता हूं। दिव्या मैं जी, ये दिव्या मेरा जी, जॉनर नहीं है डिबेट का, अभी ये आपके- इनका होगा। आप अपने लेकिन हिसाब से क्या लड़िए, करें, आप अगर अपने ये हिसाब यहाँ से पर हावी होने लड़िए। लगेंगे पुनिया जी तो हम आए, विपक्ष है, तीन हम दिन- इनके दमन से तीन दबने दिन वाले रुके, तो है नहीं। तीन अगर दिन ये हमारे रुके। ठीक है सर, उस हमको पे नहीं जाते हैं, हम उनसे चुप जवाब नहीं ले लेते हैं जाएंगे, सर, हम प्लीज। कुछ तो फोटो बोलेंगे खिंचवाए। ऐसे संजीव जी, बचाओ में, प्लीज। और हम फोटो जनता की सेशन आवाज को हुआ, रखेंगे यहाँ पर। फोटो आप देख सेशन लीजिए हुआ जनता और HM की जनता इतनी कितनी हो देख रही है। गई। इतनी फोटो डिबेट हो सेशन गई, इन्हें हुआ बोलने और दीजिए, आप मेरी इतनी हो बात को गई। सुनिए। बताइए इन्होंने ना। उतनी देर से अपने मंत्रिमंडल पे कुछ नहीं बताइए, कहा, इन्होंने बताइए उतनी देर से उसका हल जनता क्या के लिए, हुआ? विकास के लिए कोई बात अरे नहीं कही। उसका- संजीव जी, प्लीज, प्लीज, का हल क्या प्लीज हुआ? सर, शांति कांग्रेस से। पर बात कर रहे हैं, ठीक है, हरीश रावत शांति जी पर बात कर रहे तीन हैं, दिन हमारे का प्रवक्ता उनका गरिमा जो दसौनी जी पर बात कर रहे हैं, टूरिज्म- लेकिन अरे ठीक जो है। काम की बात अरे ठीक है, जो आप दोनों को मैं टूरिज्म शांत था करवाऊंगी उनका सर, 3 प्लीज। दिन का उसका हल आप क्या लोग हुआ? ना एक ये भी सवाल तो बताओ पूछिए ना। सर, आप लोग से सुनिए, एक सवाल पूछते पर्यवेक्षक हैं, आप आते- लोग एक अच्छा, दूसरे प्लीज, पे आरोप प्लीज, प्रत्यारोप। दिव्या जी, मेरे को जी, एक आप लोग मेरा अगर टाइम चल लड़ेंगे रहा नहीं था। तो ठीक है, आप लोग नहीं, अगर आप इनको अपनी बात का बोलिए ना जवाब देंगे थोड़ा, तब मैं हमें अच्छा आपको लगता है कि बोलने अपने दूंगी से वरिष्ठ प्लीज। लोगों के साथ इस ठीक तरह से है, लड़ झगड़ के ठीक है, अगर संजीव वो जी नहीं प्लीज सुन समझेंगे लेते तो हैं हम उसके क्या बाद। करें, हम चुप तो रहेंगे नहीं ना ठीक यहाँ है, पर। ठीक है, ठीक है, देखिए, अपनी बात का जवाब दीजिए। पर्यवेक्षक जब आए थे वो मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, कई चैनल्स पर क्लियर कर चुका हूँ, हमारी पार्टी ने भी क्लियर कर दिया कि उसको लेकर के कोई बवाल ना मचाया जाए, क्योंकि भाई निकाय चुनाव आने हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव आते हैं, संगठन स्तर पर बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। अब भाजपा के लोग सोए हुए हैं, भाजपा की आपस में बन नहीं रही है, पर्यवेक्षक बनाने लायक इनके पास कोई है नहीं व्यक्तित्व केंद्र में भी, अब तो क्या करेंगे? लेकिन हमारे पास तो बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ पीएल पुनिया जी अभी आए, क्या पता अगले महीने भी आए, तैयारियां जब जब करनी होंगी तब तक हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। जी हाँ, थमी नहीं है। सुनिए ठीक है, सुनिए, प्लीज कैसे सर, कल है? प्लीज कैसे संजीव कल सर, है? कैसी प्लीज, कल है? क्या सर, साबित सर, कीजिए, प्लीज। साबित कल है, कोई सबूत है? अरे कोई कल है, सबूत थमी है? नहीं, आपने सबूत कहा है, कि सबूत है, यहाँ पे आपने बताइए। कहा कि या अगले फालतू महीने की भी आ सिकंदर मत सकते हैं। कीजिए। काली जी, यानी प्लीज। कल है, अभी ठीक है, थमी संजीव। नहीं है। सेठी जी, आपने सेठी कहा जी आपके पास आऊंगी। पर्यवेक्षक अगले ये महीने भी पूरी आ सकते नहीं, हैं। अब आपका टाइम हो गया, यानी बोल कल लगे है, अभी जैसे थमी नहीं है। जी ठीक है संजीव जी, अब ये जो पूरी डिबेट चल रही थी वो चल रही थी मंत्रिमंडल विस्तार पर, वो चल रही थी दायित्व बंटवारे पर, लेकिन एज यूजुअल डाइवर्ट किया, डाइवर्ट किया, बोलिए बोलिए, डाइवर्ट किया इन्होंने। लेकिन जो आपने बातें बोली थी शुरुआत में कि जो खर्च है
वो बढ़ जाएगा। क्या अभी भी जरूरत है कि आप इन दायित्वधारियों को हटा दीजिए और जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार कर दीजिए तो काम बन जाएगा? मैं बिल्कुल अपनी पहली वाली बात पर कायम हूँ। और जब ये प्रदेश नहीं बना था, ये संजीव जी से पूछिए इस बात को, संजीव जी खुद बता देंगे। बहुत खूबसूरत प्रदेश था ये, देहरादून भी खूबसूरत था, बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ। और दायित्वधारियों की जहाँ तक बात आ रही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ उस बात को, दायित्वधारियों का
होना ना होना उससे राज्य के विकास में क्या फर्क पड़ता है, ये एक स्टेटस सिंबल है जो पार्टी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए करती है। लेकिन इसके एवज में सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ आता है, और वो बोझ छोटा मोटा नहीं है, 50 करोड़ रुपए सालाना है। ये मैंने बहुत मिनिमम कैलकुलेट करके बताया है। अब आप ये सोचिए कि जो प्रदेश 80,000 रुपए के कर्ज में, 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हो, तो उसको दायित्वधारियों की क्या आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब 8 मंत्रियों से काम चल रहा है, तो दायित्वधारियों का तो फिर कोई रोल ही नहीं है ना। अब देना है आपने तो चुनिंदा आप 10-12 दायित्वधारियों को सम्मानित कीजिए जो वरिष्ठ हैं, और लेकिन ये एक सूची भारी भरकम जिसका कि सीधा सीधा बोझ पूरे राज्य के विकास के ऊपर पड़ता है। यही जो 50 करोड़ रुपया सालाना है वो किसी अगर शैक्षिक कार्यों में या सड़कों में या अन्य चीजों में लगेगा तो मुझे लगता है कि राज्य की तस्वीर भी बदलेगी बहुत। अच्छा सेठी जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद जो है चौथा पद भी खाली हुआ है, लेकिन 3 पद पहले से खाली थे, क्योंकि बाकी जो मंत्री हैं उनके पास विभागों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विभाग उनके पास चले जाते हैं। तो क्या जो आपने कहा कि इतने में भी काम चल रहा था, क्या उसी तरह से चलना चाहिए, या जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है और लोगों को लाकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके काम निकाला जा सकता है? दिव्या, स्कूल टाइम पर आपने देखा होगा जब कबड्डी होती थी जिस समय, तो 3-4 खिलाड़ी आउट भी हो जाते थे, उसके बावजूद भी वो टीम जीत जाती थी अपोजिट वाली, और ज्यादा जिनके पास खिलाड़ी होते थे वो कभी कभी वो भी हार जाती थी। तो चुनाव 2024 का और आगे नगर निगम के चुनाव निकट हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये 4 पद खाली हैं तो इन पदों को भरने का जो काम है जो शुरू होगा, जैसे कोई डैमेज कंट्रोल होता है या किसी को अपने जनाधार को और विस्तारित करना होता है, तो ये काम तब शुरू होगा। और उसके साथ शायद पार्टी की रणनीति होगी अपनी, और पार्टी उन बिंदुओं को लेकर, उन मुद्दों को लेकर आगे चलेगी कि क्योंकि नए जो मंत्री बनेंगे या दायित्वधारी बनेंगे उनके एक नई ऊर्जा होगी, उत्साह होगा, और अपने क्षेत्रों में जब जाएंगे वो तो उनको वो कुछ नहीं है तो एक प्रचार का माध्यम तो उनका है ही। बिल्कुल। संजीव जी, आपके पास इसलिए आऊंगी क्योंकि मंत्रिमंडल की अगर बात करें, मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा, मुझे भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, मैं टेलीफोन पर हूँ। जी जी, आपके पास भी आऊंगी सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाह रही थी संजीव जी से कि मंत्रिमंडल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, चंदन रामदास जी के पास बहुत इम्पोर्टेंट विभाग थे, उनका अब क्या होगा? और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि पहले भी चुफाल जी थे, चुफाल जी अब मंत्री नहीं है, अरविंद पांडे के पास इम्पोर्टेंट विभाग थे, वो भी अब विभाग में नहीं है, तो क्या अब आपके पास लोग नहीं हैं जिन्हें आप चिन्हित कर सकते हैं कि ये मंत्रिमंडल पद के लिए आप रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं, केपेबल हैं? दिव्या जी, देखिए, मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी किया कि हमारे यहाँ जितने भी विधायक हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब कैपेबल हैं, सब कैपेबल हैं। सब और मंत्री नहीं बन सकते ना? नहीं नहीं, सब मंत्री नहीं बन सकते, ये भी वास्तविकता है। किंतु जितने भी विधायक, उनमें से जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका विशेषाधिकार है, जिसको भी वो चाहेंगे उचित समय पर उचित निर्णय होगा, और आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा इस बात पे। ठीक है। डीके पाल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, देखिए, मैं ये बात कहना चाह रहा था, बड़ी गंभीर बात है ये। आदरणीय बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट शेखी साहब बैठे हैं और वो बात को समझते भी हैं। संवैधानिक प्रक्रिया अपनी जगह है, 15% 11 मंत्रियों का बनना, लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं। जो मुझे आशंका, जो आम आदमी पार्टी को आशंका हो रही है उत्तराखंड में, वो उससे डर भी लग रहा है। इस बात से डर लग रहा है कि हम आखिर कर्जदार होते जा रहे हैं। शायद हम इसलिए मंत्री पद नहीं दे पा रहे, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं, या हम अपने कार्यकर्ताओं को, वो भी एक संवैधानिक प्रक्रिया का एक पार्ट है। और मैं उस बात से भी सहमत हूँ सेठी साहब की कि भार पड़ेगा, लेकिन सेठी साहब से मैं निवेदन की गुजारिश भी करना चाहूंगा। सेठी साहब, अगर हमारा राज्य सक्षम होता, हम कर्जदार ना होते, जैसे हम पंजाब में हम 9,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्ज चुका चुके हैं इस साल में, और दिल्ली में हम 8,000 समथिंग कुछ का सरप्लस है, तो अगर हमारा राज्य उत्तराखंड भी इतना सक्षम होता तो हमको कितना आसान हो गया होता राज्य मंत्रियों को बनाना, मंत्रियों का गठन करना। ये तमाम चीजें हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोरी को दर्शाती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आप मंत्री भी बनाइए, राज्य मंत्री भी बनाइए, लेकिन राज्य को भी सक्षम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता में ये है, आने वाले 4 सालों के लिए, और 6 साल ये रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। अगर इनके रहते
हम अपनी संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी नहीं कर पाते, मंत्री गठन भी नहीं कर पाते, और राज्य के ऊपर भी भार हम बढ़ता जा रहा है, उसको भी नहीं रोक पाते, तो ये तो फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का। सेठी साहब, मैं कुछ अगर गलत कह रहा हूँ तो मेरी बात कहिए। मैं आपकी बात को सरकारों को पाल साहब, मैं आपकी बात को पाल साहब, मैं आपकी बात को बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को भी कमजोर करेंगे, मंत्रिमंडल को भी कमजोर करेंगे, इससे तो राज्य के लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं तो हर तरह से, तीनों तरह से नुकसान हो रहा है। उधर कार्यकर्ताओं का नुकसान हो रहा है, मैं तो उधर मंत्रिमंडल में पूरे मंत्रिमंडल ना होने के कारण हमारे राज्यवासियों का नुकसान हो रहा है, जिसके माध्यम से हमारे काम होने चाहिए। ठीक है सेठी जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी पाल साहब, मैं तो आपकी बात का एक और कहूंगा। अभी मैं पिछले दिनों जोशीमठ गया था, उसके बाद मैं ऊखीमठ गया, तो मुझे एक पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता ने, वरिष्ठ जो पहले बीजेपी में रहे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में चले गए, तो उन्होंने ये बोला, बहुत बड़े कद के नेता हैं, कहने लगे यहाँ मुख्यमंत्री की आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ तो योगी जी को, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनको उत्तराखंड का एडिशनल चार्ज दे देते। तो उन्होंने इतनी गंभीर बात बोली, तो इस बात से ऐसा लगता है कि मतलब जैसे वो खुद आजिज आ चुके हैं इस बात को लेकर, दोनों दलों के नेता, कांग्रेस और बीजेपी में। एक किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये तो देखिए उत्तराखंड तो राजनीतिक लस्सी बन चुकी है। चुनाव से पहले इधर एक पूरा लोटा इधर पलटते हैं, इधर चले जाते हैं, फिर इधर पलटते हैं तो इस साइड आ जाते हैं। तो ये तो एक खेल है, लेकिन लोकतंत्र का मजाक नहीं होना चाहिए और जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। उनको देखते हुए अगर आज 8 मंत्री उत्तराखंड को चला सकते हैं, तो दायित्वधारियों पर कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बहुत गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। इसके उलट हमको अपने राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करना चाहिए, हमें सक्षम नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास किस बात की कमी है? पानी हमारे पास में है। अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तैयार। अरे नई नई रेल लाइनें बन रही है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की नई रेल लाइन बन रही है, आपको मालूम नहीं है क्या? एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? आप जैसे अन्य भी लोग जिनको जानकारी ही नहीं होती कि रेल कौन ले जा रहा है, क्या उत्तराखंड के बजट में से रेल जा रही है क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रेल लेके जा रहे हैं क्या? ये डबल इंजन की सरकार है, आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग तो आयुष्मान योजना भी लागू नहीं कर रहे हैं, और मात्र राजनीतिक कारणों की वजह से, जिससे गरीब व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, एक चीज है, डबल इंजन मत बोलिए, अब आप ट्रिपल इंजन हो चुके हैं, और ट्रिपल इंजन होने के बाद भी इतना लड़खड़ा करके चल रहे हैं। क्या ईंधन खत्म हो गया क्या? जो आप लोग अभी तक अपने मंत्रिमंडल का पूर्ण रूप से गठन नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश में जगह जगह जहां तहां घोटाले होकर आ रहे हैं, उसके बाद आप लोगों की कोई जवाबदेही है नहीं। यहाँ वहाँ जो है बेरोजगारों पर लाठियां पड़ रही है, महिलाओं के साथ बेदर्दी हो रही है, सबके सब सड़कों पर आ रहे हैं। प्रदेश की जनता चैन से बैठी कहाँ है? आप अपने आप को डबल इंजन मत बोलिए, ट्रिपल इंजन बोलिए, और ऐसा कहिए कि भाई हमारा ईंधन जो है बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, अब हम आगे कुछ काम नहीं कर सकते, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी साहब। और रही बात ये मंत्रिमंडल का विस्तार आपको करना, देखिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि हाँ, दायित्वधारियों की अगर जरूरत नहीं है, अगर मंत्री भी चला सकते हैं तो ना रखे जाएं, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ भाजपा को जो है प्रदेश के कर्ज की कोई चिंता तो है नहीं, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने कुल मिलाकर जितना बजट लिया उसका दुगना तो सिर्फ इन लोगों ने ले लिया। तो इन लोगों को बजट की तो कोई चिंता है नहीं, क्योंकि इनको पता है कि चुकाना इन्होंने तो है नहीं, इन्हें बजट चुकाना तो है नहीं। सरकारें थी, इसके बाद जब इनकी सरकारें थी, इन्होंने केवल शिलान्यास करने का काम किया, पत्थर लगाने का काम किया, और एक ईंट भी किसी परियोजना की नहीं रखी। चलिए, हमने धरातल पे काम किया है, मुझे तहजीब सिखाई जाएगी, लेकिन खुद अगर मेरे बीच में बोलेंगे तो इन्हें तहजीब कौन सिखाएगा? बीजेपी कांग्रेस ना करें तो ये देखा जाए कि जो भी सरकारें आई उन्होंने जनता के लिए काम किया, ऐसे ले लेते हैं। किसी ने शिलान्यास किया तो आपने काम पूरा कर दिया, उसमें क्या है सर? जो सरकारें जाती हैं, जो सरकारें आती है, वो आगे काम बढ़ाना उनका काम है, वो कोई लाइबिलिटी वो नहीं है, या आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। लोकतांत्रिक लोगों से आप कैसे समझदारी की बात कर रही हैं? लेकिन यस जी, आपके पास लोकतांत्रिक लोग हैं, उनसे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, आपके समय पर भी जब सरकार थी तब भी तो दायित्वधारी थे, तब भी तो कर्ज था हमारे प्रदेश में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर दायित्वधारी अगर रख रही है तो कर्ज को ध्यान में रखकर क्यों? देखिए, हमारे टाइम पर दायित्वधारी तो थे, लेकिन प्रदेश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। इनकी तरह मंत्री हमारे आउटडेट नहीं हो रहे थे कि यहाँ पर जो है आग लग रही है। कैमरे के सामने इनके मुख्यमंत्री कहते थे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें मूंद लूंगा। इतनी अच्छी सरकार चल रही है।
क्लिप 2002 चलाइए जरा। से 2007 तक अच्छा इनके 500 से मुख्यमंत्री अधिक जो कहते दायित्वधारी हैं थे। कि भाई जो 500 चोरी से करे जो करे, 500 जो से खरीद ज्यादा करे करे, दायित्वधारी मैंने किसी की इनके चोरी थे। नहीं रोकी, और मैंने किसी की डकैती नहीं रोकी। आपके मुख्यमंत्री जी है ना पुष्कर सिंह धामी जी, जरा बताइए। अरे सुनिए पुष्कर सिंह धामी जी क्या कह रहे हैं कि लाल आपने उनको बत्ती नहीं सुना बाजारों क्या? में बिकती है, जरा जो प्रूफ चाहे दिखा अपनी दीजिए, गाड़ी मेरे पास के तो ऊपर इतना लगा दम है ले। कि मैं आपको अरे तुरंत वाह, साबित करके दिखा अरे दूंगा, वाह, क्यों? लेकिन आप जो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आप उसे प्रूफ भी कर पाएंगे। आप तो अपनी सरकार की जो काबिलियत है आप उन्हें ही एक फ्लो में बोल नहीं पा रहे, तो आप उनकी सबूतों को किस तरह से हमारे सामने पेश करेंगे? मैं तो बड़ा हैरान हूं आपकी शैली से, जिस तरह से आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी मैं काम की बात करूंगा, आप कोई और टॉपिक ले आएंगे। अभी मैं मंत्रिमंडल की बात करूंगा, आप कांग्रेस की बात ले आएंगे। अरे आप अपनी चिंता कीजिए, आप प्रदेश की चिंता कीजिए। आपको कांग्रेस के ऊपर डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया है, आपको प्रदेश के ऊपर डिबेट करने के लिए बुलाया है। अपने राजनीति सरकारों करते की 5 करते परियोजना इतने गिनके राजनीतिज्ञ बता दो बन मेरे गए को। हैं कि मुद्दों 5 पर बात नहीं परियोजना करते, गिनके सिर्फ बता और दो सिर्फ भाई। पॉलिटिसाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करेंगे। तो ये आपकी शायद से नीति है, यही आपकी रणनीति है, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती आ रही है। और अब मेरा एक मेन पॉइंट है जो मैं स्टार्टिंग से इतना डाइवर्ट कर रहा है, इतना बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। देखिए जो मंत्री आउटडेट हो चुके हैं, जैसे धन सिंह रावत जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी पर तो इतने बड़े आरोप लगे हैं विधानसभा भर्ती के, और वन मंत्री जो इस वक्त पर हैं हमारे, इन सबको, और पर्यटन मंत्री खासकर, जब जिस वक्त पर प्रदेश जूझ रहा था, जिस वक्त पर प्रदेश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाहे वो कोविड का टाइम ले लीजिए, जिस वक्त तो धन सिंह रावत जी कहीं और चले गए थे प्रशिक्षण लेने के लिए, मतलब अपना घर जल रहा है लेकिन तुम दूसरे के घर में पानी डाल रहे हो। जब वन धधक रहे थे तो फिर हमारे वन मंत्री जी पता नहीं कहां, शायद से अपने किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम को लेकर के मुंबई में नदारद थे। और झूठ अगर आप मुझे साबित करना चाहेंगे तो मैं खुद उनसे एयरपोर्ट पे मिला था उस दिन। और अब बात रही इनके जो सतपाल महाराज जी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो जिस वक्त चारधाम यात्रा में तमाम खामियां निकल कर आ रही थी, दुबई कुवैत चले गए थे घूमने के लिए, और वापस आकर के इतना बेवकूफाना बयान देते हैं कि भाई मैं तो जो है पर्यटक लाने के लिए गया था, बाहर से जो है अरब देशों से अब चारधाम यात्रा के लिए पर्यटक लेने गए हैं। कौन से पर्यटक है जरा हमें दिखा दीजिए, जरा उनका कुछ आंकड़ा दिखा दीजिए। और इनके जो धामी जी हैं वो तो खुद ही, भाई उनकी तो मंत्रिमंडल से बन नहीं रही है, अब वो तो खुद ही सोचे अब मैं किसी को हटाऊं तो कहीं मेरी कुर्सी पर आंच ना आ जाए। अब आप ये कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, कांग्रेस देखिए आ गए ट्रैक पर, देखिए इतना प्रेम है। अरे हरीश रावत जी के फैन निकले आप तो, अरे आप तो फैन निकले। ये अनुशासनहीनता है, मंत्रिमंडल कौन है? ये अनुशासनहीनता है निकाले हुए लोगों को, धिक्कारे गए लोगों को तो इन्होंने मंत्रिमंडल में रखा है। अरे धिक्कारे गए लोगों को, दगाबाज लोगों को, जो पार्टी के ना हो सके, जो कांग्रेस के ना हो सके, वो इस प्रदेश के होंगे, उन लोगों को इन्होंने जो है मंत्री बना दिया। अरे क्या बात करते हैं सर, अगर उनकी कमी थी तभी तो आपको लेकर आए थे सर। बार-बार यही बात है कि अरे सुनिए आप अगर उनकी कमियां गिना रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, संजीव जी, अरे please। भाजपा को क्या हो गया? फाइनल कमेंट की ओर देखते जाएंगे, लेकिन उससे पहले संजीव जी, जब उनकी कमियां थी, इतनी कमियां थी, जनता ने भी देखा, तभी तो उन्हें हटाकर आपको लेकर आए और आप लोगों को सत्ता में, केंद्र में भी और राज्य में भी इनका बिठाया, और obsession दोबारा कब खत्म आप ही होगा? लोगों दोबारा सरकार बनाई, जो इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ। तो ये तो आपकी क्वालिटी है और ड्रॉबैक है कांग्रेस का, तो उसको लाने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप सत्ता में बैठे, इसका मतलब उनका ड्रॉबैक था, इसलिए आप सत्ता में बैठे हैं। अब फाइनल कमेंट की ओर चलूंगी। सबसे पहले यश, मैं आप ही से शुरू करूंगी। ये जो मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में चर्चा हुई है, दायित्वधारियों के बारे में हुई है, क्या समझ में आता है कि कब तक होना चाहिए? देखिए इसको तो तुरंत होना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट से, एक हफ्ते के अंदर अगर ये कर पाए तो कीजिए, क्योंकि ये कब से इसको लटकाते हुए आ रहे हैं, लंबा वक्त हो गया है, कह रहे हैं शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त। हम भिजवा दें आपके यहाँ पंडित, हम करवा दें आपका शुभ मुहूर्त, तब आप करेंगे, आप बताइए। लेकिन हाँ, आप सबसे बड़ी बात है, आज जब हम लोग जनता की बात करते हैं, हम प्रदेश के हित की बात करते हैं, तो आप सबसे बड़ी बात, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत किया कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर टिके रहिए, जहां पर प्रदेश हित की बात हो रही है वहां पर आप डाइवर्ट ना कीजिए, और कांग्रेस से जितना आपका ऑब्सेशन है उसको थोड़ा कम कीजिए। आप जरा अपनी बात कीजिए, कांग्रेस ने जो किया वो बहुत किया, आज तक जनता उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन अब आप कुछ ऐसे काम कीजिए कि आपके सत्ता में चले जाने के बाद भी लोग आपकी तारीफ करें। जी, डीके पाल जी, फाइनल कमेंट से शॉर्ट में। निश्चित रूप से मैं तो इस विषय पर यही कहूंगा, उत्तराखंड के विषय में, दोनों पार्टी के विषय में, कि मैंने भी जला दिया अपना घर, तूने भी जला दिया, और जो घर जला, तो जिस आग को हमने देखा, उस आग से उत्तराखंडियों के सपने चकनाचूर हो गए। राज्य में जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ही सही, उसके कार्यकर्ताओं के सपने चूर हो गए। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे बढ़ेगा उत्तराखंड, जब हम कर्जदार हो गए, जी सेठी जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, बाकी राज्य में मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन विकास और खुशहाली, ये एजेंडा चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रहे या भाजपा रहे, उनका प्रमुखता के साथ पहले पायदान पर होना चाहिए ये एजेंडा। बाकी सब मुद्दे जो हैं वो भिन्न हैं, अलग हैं,
उसके बाद शुरू होते हैं वरीयता क्रम में। तो पहला मुद्दा जो है विकास और खुशहाली, ये होना चाहिए। जी संजीव जी, फाइनली आपसे ये जानना चाहूंगी सर, इतने सारे डिस्कशन के बाद कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पार्टी में दायित्वों का बंटवारा होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हमें जल्दी देखने को मिलेगा? दिव्य जी, देखिए, विकास के मुद्दे को लेकर हम सत्ता में आए हैं और हमने जो भी जनता से वायदे किए उन वायदों को हम लोग अक्षरशः पूर्ण कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये शुभ संदेश और बहुत ये शुभ सूचना आप तक भी आएगी। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब तक होगा और जो दायित्वों का बंटवारा होना है वो कब तक होगा, क्योंकि सूची भेज दी गई है। अब उम्मीद यही है कि चुनाव से पहले जो है ये दायित्वों का बंटवारा हो जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, क्योंकि लंबा वक्त हो चला है। मंत्रिमंडल में अभी भी 4 पद खाली हैं और देखना ये होगा कि किसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आगे मिलती हैं और कब तक ये फैसला लिया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन